Dear students, good morning. Today we are going to start new chapter magnetism. जहाँ तक बात उठती है मैग्नेटिज्म की, आपने अपने घर में या फिर कहीं लैब में, अपने स्कूल और कॉलेज लैब में मैग्नेट देखा होगा। जनरली आप जो मैग्नेट देखते हैं इन लैब, दे आर फाउंड इन द शेप ऑफ बार मैग्नेट। So first of all, we will be studying some commonly known facts about magnetism. जैसे कि फर्स्ट फैक्ट है आपके पास, एवरी मैग्नेट regardless of its size and shape। जैसे मैग्नेट में शेप्स कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिकली आपने जो देखा हुआ है दैट इज अ बार मैग्नेट। अदरवाइज अनदर इज द हॉर्स शू मैग्नेट और another is the ring magnet, completely circular shape में मिलेगा आपको इस तरह से closed way में। horseshoe magnet और U shape magnet will be found in this way and bar magnet will be in the form of a cuboid। तो इस तरह से आपने जो डिफरेंट मैग्नेट्स देखे हुए हैं, शेप से इंडिपेंडेंट एक बात आती है कि किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होंगे, वन इज कॉल्ड एज द नॉर्थ पोल एंड अदर इज कॉल्ड एज द साउथ पोल। सो इट मीन्स अ मैग्नेट कैन नॉट हैव मोनोपोल। आप किसी भी मैग्नेट को हमेशा जब भी कॉल करेंगे सिर्फ मैग्नेट ही बोलते हैं, बट बेसिकली इट इम्प्लाइज मैग्नेटिक डाइपोल। मीन्स हमेशा उसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सपोज अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू और मोर पीसेस, देन व्हाट हैपेंस? क्या तब हम मोनोपोल ऑब्टेन कर सकते हैं? सो द आंसर इज strictly no. If a magnet is broken into two or more pieces, then each piece again behaves like an independent magnet with somewhat weaker magnetic field. Hence, again, isolated magnetic monopoles do not exist. So, the search for magnetic monopoles is still going on. तो वी आर टेकिंग अ फिगर। सपोज हम लोगों ने ये एक बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट में लेट वी आर कंसीडरिंग द लेफ्ट पोल एज द नॉर्थ पोल एंड द राइट पोल एज द साउथ पोल। अब हम लोगों ने इस बार मैग्नेट को लेट्स एज्यूम बीच में से कट कर दिया। सो आपको दो पीसेस मिले, पीस नंबर 1 up to this orientation and piece number 2 up to this dimension। ठीक है, मैंने आपको दिखाया हुआ है 1 and 2 से। तो जैसे ही आपने कट किए, पीस नंबर 1 के राइट साइड में ऑटोमेटिकली साउथ पोल इमर्ज हो जाएगा, बिहेव करने लगेगा, एंड पीस नंबर 2 के लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा या अपीयर हो जाएगा। सो इट मीन्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब सपोज आप इस मैग्नेट को इस तरह से कट कर देते हैं, मतलब पैरेलल टू इट्स लेंथ, देन आपको यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में ही दो मैग्नेट्स मिल गए ऑफ थिनर डायमेंशंस इस तरह से। तो दिस इज एन, दिस इज एस, अगेन एन, अगेन एस। ओवर हियर ऑल्सो पार्ट नंबर 2 में भी आपको जो पोल्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड थे, like this is n, it is s, this is n, this is s। सो ये जो अब आपको चार पार्ट्स मिल चुके हैं, इनके मैग्नेटिक फील्ड वीक हो सकते हैं। सो we can get the magnetic parts with the weaker magnetic field, but obviously monopoles will not exist। So if you cut a bar magnet into smaller parts, monopole cannot be obtained। Now, magnetic poles are of two types. So if we are taking just like poles, like north-north and in another case south-south,
In both the cases, north-north will repel each other or south-south will repel each other. But if we talk for the unlike poles, like north and south को अगर आपने दो different magnets के लिए एक साथ रखा, they will be attracting towards each other. So north pole south की तरफ move करने की कोशिश करेगा and south pole north की तरफ move करने की कोशिश करेगा. It means they attract each other. Now fourth point is when a bar magnet or magnetic needle, क्योंकि magnetic needle भी अपने आप में dipole consist करेगी. When it is suspended freely or is pivoted with the help of a thread, it aligns itself in geographically north-south direction. That is why we use magnetic needle. तो मैग्नेट को आप जीपीएस के लिए भी यूज करते हैं टू टेल द डायरेक्शन whenever we don't find the locality properly. So these are the main points which are necessary to know before we start the chapter. अब बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो एक्चुअली आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टॉपिक पढ़ा हुआ है कि आपके पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने टॉपिक, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज. इनको आप आइसोलेट कर सकते हैं. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म इज कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पॉइंट चार्जेस इफ दे आर ऑफ डिफरेंट पोलैरिटीज पॉजिटिव एंड निगेटिव हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं. बट मैग्नेटिज्म में जब भी आप बात करेंगे पोल्स की, as we have already just discussed कि डायपोल्स ही एग्जिस्ट करेंगे. आप एक मैग्नेट को कट करते करते कितने भी स्मॉल लेवल पर पहुंच जाए, सपोज आप एटॉमिक लेवल पर पहुंच जाते हैं, स्टिल उसमें भी डायपोल एग्जिस्ट करेंगे. सो मैग्नेट में कभी भी हम मोनोपोल की बात करेंगे ही नहीं. यहाँ से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में डिफरेंस की शुरुआत कि दिस इज द मेन डिफरेंस. सो सबसे पहले आपके पास में मैग्नेटिक लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनोइड फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. ठीक है, क्लोज्ड लूप्स बनेंगे आपके पास सोलेनोइड के केस में या फिर मैग्नेट के केस में. दिस इज इन कंट्रास्ट टू द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. डायपोल याद होगा आपको बेटा, जिसमें हम लोगों ने टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लिए थे. तो इस पॉजिटिव चार्ज में से जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगे दे विल बी मूविंग आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज में जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस आप कंसीडर करेंगे दे विल बी मूविंग इनवर्ड. अब ये जो पर्टिकुलर लाइंस हैं, these particular lines due to electrostatic attraction will be taking particularly this shape. ठीक, तो उनमें प्रोड्यूस हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब इफेक्टिव लेंथ विल बी डिक्रीजिंग. इस तरह से ये आपके पास में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का एक डायग्राम आ गया. बट जैसे ही आप बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, मतलब मैग्नेटिक डायपोल की, सो लेट्स एज्यूम दिस इज अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में जो भी आप डायपोल्स कंसीडर करते हैं वो इन एजेस से, ये कॉर्नर्स हैं आपके पास बार मैग्नेट के, तो जो डायपोल्स होंगे वो इन कॉर्नर्स से स्लाइटली इंटीरियर होंगे. इस तरह से आप ये जो कॉर्नर्स को देख रहे हैं दे आर कॉल्ड एज फिक्शियस पोल्स, और ये जो पॉइंट्स थोड़े से अंदर पेनिट्रेटेड हैं बार मैग्नेट में, इनको हम बोलते हैं रियल पोल्स. तो जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन द साउथ पोल outside the magnet, and if we complete them in the form of a closed loop
then inside the bar magnet they move from south pole to the north pole. So इस तरह से पूरे मैग्नेट में यही पिक्चर बनेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू south pole outside the magnet, but they move from south pole to north pole if they travel inside the magnet. So this is the difference between electrostatics and magnetism. Now, the second point shows about the magnetic lines of force that the direction of the net magnetic field B at a point is given by the tangent to the magnetic line of force at that point. Suppose आपके पास में इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां कहीं तो भी नॉर्थ पोल सिचुएटेड होगा एंड बाहर साउथ पोल राइट साइड में सिचुएटेड होगा. So let's we are assuming this direction because outside the magnet they travel from north pole to the south pole. अब मान लो किसी इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड. So we will be drawing the tangent at this curve. So this is the direction of the magnetic field at point number 1 which is given by the tangent. Now let's assume we have to find the direction of magnetic field at point number 2. So again we will be drawing the tangent. So this is B2 and let's assume we have to again find the direction of magnetic field at point number 3. Tangent बनाएंगे. This is B3. So magnetic field is a vector quantity. Hence we get the direction of magnetic field by the tangent drawn at that particular point. अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि उसमें हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E vector dot ds vector, where E vector was the electric field and ds vector was the normal, that is the area vector. So यहाँ पर भी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आएगा मीन्स B which is equal to the magnetic flux divided by area. So we can check that this is the number of lines of force crossing per unit area decides the magnitude of the magnetic field. तो इस phi m को हम लोग बोलते हैं magnetic flux whose SI unit is Weber. ठीक है, इसको आप कैपिटल WB के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. And the SI unit of area is meter square and SI unit of magnetic field is Tesla. So we can say that 1 Tesla equal to 1 Weber per meter square. Up Tesla is SI unit. If we convert this unit in other smaller unit, then this is equal to 10 to the power 4 Gauss. ठीक है, इस तरह से आप इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे. So this is 10 raised to 4 Gauss which is also represented just by the symbol capital G. So 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss. Hence we may find 1 Gauss equal to 10 to the power minus 4 Tesla. Now, what happens if the magnetic lines of force intersect? Is it possible that they intersect? So, clear cut answer is the magnetic lines of force do not intersect, because if they would have intersected, we will be getting two directions at the same point. Suppose आपने ये ले लिया, एक magnetic line of force है, let this be 1 and this be 2, और हमने जो स्टेटमेंट नंबर 4 है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का डायग्राम बना दिया कि वो इंटरसेक्ट करते हैं, मींस वी आर टेकिंग रॉन्ग अजम्पशन. सो ये जो आपको एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स अज्यूम दिस इज P. तो जब हम इस पॉइंट P पर 1 के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज गिविंग अस B1 and
If we draw tangent for magnetic line of force 2, we are getting B2. So आप चेक कर सकते हैं एक ही पॉइंट पर आपको B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर दोनों के डिफरेंट डायरेक्शंस मिल रहे हैं. So which is not possible that a vector quantity cannot take two directions simultaneously. और एक ही पॉइंट पर जैसे P आपके पास एक सिंगल पॉइंट है तो एक ही सिंगल पॉइंट P पर कभी भी एक वेक्टर दो डायरेक्शंस नहीं दे सकता. Hence we assume that the magnetic lines of force do not intersect. So these are the main properties of magnetic lines of force. अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ चुके हैं. सो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? दिस कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस. सिमिलरली जब भी हम बात करेंगे एक बार मैग्नेट की तो अभी जस्ट समझाया आपको कि उसमें मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट करेगा वो हमेशा. इट मींस नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल. तो जैसे ही आप बात करते हैं एक बार मैग्नेट की सो लेट्स दिस इज अ बार मैग्नेट. ये जो आपको डार्क बाउंड्री दिखाई हुई है दिस इज द बाउंड्री ऑफ अ बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट में कभी भी जो कॉर्नर्स होंगे मींस जो एजेस होंगे लाइक दीज आर द कॉर्नर्स. ठीक है इनको मैं अलग से दिखा देती हूँ आपको. दिस इज एज as well as this is edge. ये कभी भी रियल पोल्स नहीं होंगे सो दीज आर कॉल्ड एज द फिक्शियस पोल्स. जो रियल पोल्स हैं वो स्लाइटली इनसाइड होंगे. एज यू कैन सी इस एज से थोड़ा सा अंदर है ये नॉर्थ पोल. तो इसको शो किया हुआ है हम लोगों ने प्लस क्यू एम. एंड साउथ पोल इस एज से हल्का सा अंदर है. दिस इज शोन बाय माइनस क्यू एम. So this consists of magnetic dipole. अब इनके बीच की जो लेंथ होगी इनके बीच की मतलब रियल नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच की जो लेंथ होगी that will be called as the magnetic length which is expressed by the symbol 2L. So magnetic length is the length between two real magnetic poles and it is represented by 2L. But edge to edge means यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस दूसरे कॉर्नर तक की वो लेंथ जो आप स्केल से मेजर करेंगे. ऑब्वियसली स्केल से मेजर करना मतलब ज्योमेट्री. So that is called as the geometrical length. So obviously geometrical length is greater than the magnetic length. अभी कुछ देर बाद हम ये दोनों में रिलेशनशिप भी देखेंगे. So this is the figure of a bar magnet. So now we can check the relationship. Magnetic length is always smaller. So this is equal to 5 upon 6 times of the geometric length. So just for the quick process, we may solve a numerical. Let the geometric length of a bar magnet is 36 centimeter. Then its magnetic length will be, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मैग्नेटिक लेंथ का आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर. तो फिर दोनों तरफ से 3 सेंटीमीटर जो रियल पोल्स है वो अंदर लाई करेंगे इन द बार मैग्नेट. नाउ नेक्स्ट टर्म अराइजेस जो हमने डायपोल के केस में भी पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक एक्सिस. तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन करती है एंड सेंटर ऑफ द मैग्नेट से भी पास होती है एंड उसका एक्सटेंडेड पार्ट. सो वी कैन सी इन द फिगर दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक एक्सिस. Now another term comes as the magnetic equator. ये भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में पढ़ा हुआ है. Magnetic equator is the straight line which passes perpendicularly through the bisector means बिल्कुल मिडिल पॉइंट से निकलेगी मैग्नेट के और परपेंडिकुलर होगी ये एक्सिस को. So this is called as the magnetic equator of the bar magnet.
So what terms we have studied, just take a quick revision. सबसे पहले आपने पढ़ा magnetic dipole, next is the magnetic axis, next is magnetic equator, next term is geometric length, मतलब edge to edge जो आपको length मिल रही है measured by the scale, that is called as geometric length of the bar magnet, and the length which is between real poles of the magnet is called as the magnetic length, and this is equal to 5 by 6 times of the geometric length. Practically, we measure geometric length as well as the magnetic length in the unit centimeter. So these are the main terms of bar magnet. Is there any confusion? Now in this topic we will compare the magnetism with the electrostatic with the help of analog. As Maxwell suggested that electricity and magnetism should be studied simultaneously for better understanding. These are also called as the electrostatic analog. तो इसमें सबसे पहले कॉलम में हम लोगों ने कवर की हुई क्वांटिटीज, and then second column electrostatics के quantities and third column magnetism के quantities. So basic physical quantity होगी आपके पास electrostatic में electrostatic charge which is shown by the letter Q and magnetic pole is shown by the letter Q और subscript में लगाएंगे हम M for magnetism. अब जैसे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में दो टाइप के चार्जेस होते हैं, one is positive and another is negative. Similarly, magnetism में आपके पास magnetic dipole है. So if it is north pole, it is shown by plus qm. If it is south pole, shown by minus qm. Electric field is shown by E, magnetic field is shown by B. Both are vector quantities, so we have applied arrow on them. Now constant is called as 1 upon 4 pi epsilon 0, where epsilon 0 is called as the electric permittivity of free space, and similarly in magnetism mu naught upon 4 pi is considered as the proportionality constant, where mu naught is known as magnetic permeability of free space, and next topic comes dipole moment. Electric dipole moment is shown by the letter P. It is equal to the product of the electric charge and the length between positive and negative charge. It is also a vector quantity. Its direction is from negative charge to the positive charge. Whereas the magnetic dipole moment is shown by the letter M. This is equal to the product of any magnetic pole, means the magnitude, and the length between north and south pole. Over here we take the magnetic length in the case of bar magnet, or otherwise if the magnet is of another shape then we take the shortest length between north and south pole. Now the electric force is equal to the product of charge and the electric field. Magnetic force is equal to the product of magnetic monopole, means uska strength into the magnetic field. Now energy in the external field when it is placed in the electric field of intensity E is minus Pe, where P is the electric dipole moment, whereas the potential energy when a magnetic dipole is placed in the external magnetic field B is equal to minus Mb, where M is the magnetic dipole moment and B is the strength of external magnetic field. Now comes Coulomb's law. When we place two electric charges Q1 and Q2 at some distance r, then they feel the type of electrostatic force which may be attractive or repulsive depending on the unlike or like charges. This is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2
divided by r square in free space or in air. But for magnetic monopoles, no analogous law exists because monopoles do not exist. Just we can put their magnitude theoretically. Now axial field for a short dipole, this we have derived in electrostatics. This is 2p upon 4 pi epsilon 0 into r cube, and the direction is along the electric dipole moment, which is from minus charge to positive charge. And the axial field for the magnetic dipole is mu naught upon 4 pi into 2m divided by r cube. Equatorial field for a short electric dipole is half of that of the axial field. तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा. This is equal to P upon 4 pi epsilon 0 into R cube, which is opposite to P. इसका भी derivation हम लोग electrostatics में already कर चुके हैं. And the magnetic equatorial field for the short magnetic dipole is minus mu naught m upon 4 pi r cube. So in both the relationship we check that the electric field is inversely proportional to r cube, or the magnetic field is also inversely proportional to r cube if we are taking just due to the dipole. Okay, so let's revise the chart again. So let's finish this lecture over here only. In the next lecture, we will be finding the magnetic field in the axial position as well as in the equatorial position. Till then, revise and enjoy learning.